Assalamualaikum. Today in general linguistics, the topic we have is animal language. Previously, in our first lecture, we have learned the properties of human language. So, if such a unique communication system that is different from the communication system of other creatures, then it would seem extremely impossible that other creatures would be able to understand it. So, we will see how the animal's talk is being taken. Let's have an overview of the topic. Firstly, we will see talking to animals, that is an introduction. Then chimpanzee and language. In this topic, we will discuss about Vaishu, Sarah and Lana. These are chimpanzees. Then we have the controversy. Then there is another experiment with Kanzi. Then using language, and at the last, it is conclusion of the topic. So students, as you see that we have in our routine life, we see parrots talking to us, like अगर हम उससे कुछ कह रहे हैं तो वो भी उसी तरह से हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है. बट जो लाइक एनिमल्स हैं या जो अगर बर्ड्स हैं, वो उसी तरह से हम जो बात हम कह रहे हैं उसको अगर वो उसी तरह से उसको इमिटेट कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज, क्या उसको हम लैंग्वेज कहेंगे? So, when animals vocally imitate human utterances, it doesn't mean they possess language. Language is a system that relates sounds or gestures to meaning. ठीक है. अगर हम पैरट को हेलो बोल रहे हैं और वो भी हेलो हमसे कर रहा है, अगर कोई बात कह रहे हैं हमें उसी तरह से उसी बात को वो रिपीट करते हुए कह रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके मीनिंग को उससे रिलेट कर रहा है और तब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. वो जो उसको कॉपी कर रहा है उसके लिए एक नॉइज़ है, उसके लिए उसको एक साउंड है जिसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है एक दूसरी साउंड से. As we see in circus, animals go up, down and roll over in response to spoken commands. ठीक है. जैसे सर्कस में अब आप देखते हैं कि इवन जो है वो एनिमल्स, जैसे कि आप उसमें देखेंगे कि मंकी है या इवन लाइन जो है, बियर जो है, वो उस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं कमांड्स को, और उसको क्या हम ये समझे कि वो हमारी बात को समझते हुए या इंस्ट्रक्टर की बात को समझते हुए उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो ये एग्जांपल जो हैं, जो इस तरह के एविडेंसेस हैं, वो उसको क्या हम ये समझ सकते हैं कि नॉन ह्यूमन्स कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज? Probably not. So the standard explanation is that the animal produces a particular behavior in response to a particular sound, stimulus or noise. अब उनके लिए एक जो साउंड की जो एक उनके लिए एक स्टिमुली होती है या एक नॉइज़ होता है, वो उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं बेसिकली. वो आपकी वर्डिंग को, आपके उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए नहीं कर रहे होते. बेसिकली उनको जो होता है ना, उस नॉइज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. सो इसी कंट्रोवर्सी को लेते हुए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए हिस्ट्री में, ठीक है, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे. सो इन चिंपैंजी एंड लैंग्वेज वी हैव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इन 1930s. टू साइंटिस्ट लोएला एंड विंथ्रोप कैलक एक्सपेरिमेंटेड रेजिंग एन इन्फेंट चिंपैंजी टुगेदर विद देयर बेबी सन. ठीक है. उन्होंने अपने बेबी सन के साथ एक चिंपैंजी, जिसका नाम के वो बता रहे हैं गोवा था, उसके साथ उन्होंने उसको रेज़ किया. अब वो ये बता रहे हैं कि अब वो जो चिंपैंजी था, ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस 100 वर्ड्स बट डिडंट से एनी ऑफ देम. अब वो उसने 100 वर्ड्स तो उसने प्रोड्यूस करना, उसने उसको अंडरस्टैंड करना उसने सीख लिया, पर उसने उसको प्रोड्यूस करना नहीं सीखा. In 1940s, a chimpanzee named Vicky was reared by another scientist couple. अब एक और कपल, जैसे उन्होंने एक और जो एक चिंपैंजी था जिसका नाम विकी बता रहे हैं, उसको उन्होंने ब्रॉटअप किया. सो इन देयर होम एज अ ह्यूमन चाइल्ड. ठीक है. दे स्पेंड 5 years अटेम्प्टिंग टू गेट विकी टू से इंग्लिश वर्ड्स. अब उन्होंने 5 years स्पेंड किए हैं, ठीक है, ट्राइंग टू शेप हर माउथ एज ही प्रोड्यूस साउंड्स. अब वो जो उन्होंने उसकी माउथ को शेप करते हुए उसको कोशिश की कि वो इंग्लिश वर्ड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सके. सो विकी मैनेज टू प्रोड्यूस सम वर्ड्स rather poorly articulated versions ऑफ मामा, पापा एंड कप. अब उसने
एक जो वर्ड्स उसने कुछ बोले तो सही, जैसे कि मामा पापा और कब, बट उसकी जो आर्टिकुलेशन का जो वर्जन था वो बहुत ही पुअर था, ठीक है। दिस वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट सिंस इट हैज़ बिकम क्लियर दैट नॉन ह्यूमन primates डू नॉट एक्चुअली हैव अ फिजिकली स्ट्रक्चर्ड वोकल ट्रैक which is suitable for articulating the sounds used in speech। अब उससे ये एक अचीवमेंट थी कि उससे उसको उनको ये आइडिया हो गया कि जो ह्यूमन का जो एक वो है, नॉन ह्यूमन जो है वो ह्यूमन की तरह से, जो उनके पास एक वोकल ट्रैक नहीं होता फिजिकली स्ट्रक्चर, तो उस वजह से वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। Then we have another experiment that is with Sarah and Lana. So firstly about Sarah, who was taught by Anne and David Primack to use a set of plastic shapes for the purpose of communicating with humans। अब उन्होंने प्लास्टिक शेप्स ऑफ वर्ड्स जो थे वो उन्होंने बनाए उसको कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, ठीक है। दीज प्लास्टिक शेप्स रिप्रेजेंटेड वर्ड्स दैट कुड बी अरेंज इन सीक्वेंस टू बिल्ड सेंटेंसेस। अब उन वर्ड्स को उन्होंने इस तरह से उसको सिखाया कि उसने उसको अरेंज करना था जिससे कि वो सेंटेंस बिल्डअप होता और उसका एक मीनिंग था, और उसको क्या कर रहे थे वो ट्रेंड विद फूड रिवार्ड्स टू मैनिपुलेट अ सेट ऑफ सिंबल्स। अब उसको उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, उसको फूड रिवार्ड देते थे उसको रिटर्न में, ठीक है। अगर वो उस तरह से करे उसको मतलब उसको रिवार्ड उसको जो मिलेगा वो उसकी फूड होगी। टू मैनिपुलेट अ सेट ऑफ सिंबल्स, अब उसको एक मैनिपुलेट करना था सिंबल्स ऑफ सेट को कि वो किस तरह से उसको अरेंज करेगी कि जिससे कि उसको उसकी जो रिक्वायर्ड जो उसको फूड है वो उसको दी जाएगी। सो मैरी गिव चॉकलेट सारा, ये जो एक सेंटेंस था वो प्रोड्यूस किया गया। देन देयर वाज अनदर, सारा पुट रेड ऑन ग्रीन, मैरी गिव सारा चॉकलेट, सारा गॉट द चॉकलेट। अब इसमें आप देख रहे हैं देयर इज़ अ प्लास्टिक शेप ऑफ वर्ड्स। अब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर एम है तो ये मैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है गिव को, और ये जो शेप है चॉकलेट और देन सारा, ठीक है। अब इस तरह से उन्होंने जो प्लास्टिक शेप सी फॉर्म थी उससे उन्होंने सिखाया कि सारा को कि वो किस तरह से जो एक लैंग्वेज है वो प्रोड्यूस कर सकती है। Then there is another one that is Lana. A similar training technique with another artificial language was used by Duane Ramberg to train a chimpanzee called Lana. The language she learned was called Yerkish. अब उसको लैंग्वेज उसने सिखाई गई जो उन्होंने बताया that was Yerkish, consisted of a set of symbols on a large keyboard linked to a computer. अब उन्होंने उस सिम्बल्स को एक इस तरह से अरेंज किया कि कीबोर्ड के साथ उन्होंने उसको लिंक कर दिया कंप्यूटर के साथ, ठीक है। अब उसको उसने प्रेस करना था सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, तो उसका मतलब एक सेंटेंस बनना था जिसका मतलब जिसको कि उन्होंने उसका एक रिस्पॉन्स समझना था। सो अब उन्होंने ये किया कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जिसमें बने हुए सिंबल्स हैं इसके डिफरेंट। अब आप इसको कर सकते हैं एज प्लीज़, देन मशीन, गिव, वाटर। तो इस तरह से जब उसको एक सीक्वेंटली जब वो उसको प्रेस करती तो उसका मतलब ये था कि उसने एक जो एक सेंटेंस प्रोड्यूस किया जिसका मतलब था कि प्लीज़ मशीन गिव वाटर। अब इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्सीज भी उसमें हुई डेवलप। तो उसकी जो आप हम आगे पढ़ रहे हैं इनके बारे में, साइकोलॉजिस्ट थे उनको उन्होंने ये कहा ऑन द बेसिक वर्क विद हिज चिंपैंजी नेम the psychologists argued that chimpanzees simply produce signs in response to the demands of people and tend to repeat signs those people use। अब उसका ये कहना था कि ये जो कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे चिंपैंजीज जो को बताने के लैंग्वेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्चुअली ये तो जस्ट रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स या साइंस था जो कि वो पीपल यूज़ कर रहे थे एज ए ट्रेनर। तो इसका जो उसमें उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने दिया द गार्डनर्स ने, दे सेड that they were not animal trainers. In complex experiment, they showed that even in the absence of any human, Vachu could produce correct signs to identify objects in pictures. अब उनका ये कहना था कि इवन उन्होंने जब ह्यूमन जो उनके एब्सेंस में भी उन्होंने अगर एक्सपेरिमेंट किया तो ताकि उनको ये ना लगे कि ह्यूमन की उसको प्रेजेंस में होते हुए वो उन्होंने उसको इमिटेट कर रहे हैं या उसको तब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इवन तब जो वैश्यू था उसने तब भी उसने जो साइंस जो थे करेक्टली उसने प्रोड्यूस किया, उसने ऑब्जेक्ट्स को जो था करेक्टली आइडेंटिफाई किया पिक्चर्स को।
दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंसेस ऑफ वैश्यू एंड नीम। अब उन्होंने कहा कि अब इसमें जो था, जो उनका आर्ग्यूमेंट है, नीम वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका आर्ग्यूमेंट जो था उसको लेकर वो कह रहे हैं कि नीम में और वैश्यू में डिफरेंस एक्सपीरियंस है। अब वैश्यू को बता रहे हैं कि वाज प्रोवाइडेड अ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट with a lot of opportunity for imaginative play and interaction with fluent signers। अब उसमें